वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे कुन्हा के बारे में देखे थे और किस तरीके से जो है पुर्तगाली जो साम्राज्य था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, हम लोग उसको ही समझे थे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे उसके बाद अब हम पश्चिमी तट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सॉरी, पश्चिमी तट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका पड़ा नॉर्थ, ये आपका पड़ा साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। अब बात करते हैं कि जो पुर्तगालियों का साम्राज्य विकसित हुआ है ना, और कब से कब तक का, 1498 टू 1536 तक, 1498 से 1536 ईस्वी तक जो पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य बनाए वो कहाँ बनाए, तो वो पश्चिमी भारत में ज्यादा बनाए। ज्यादा क्या कहिए, पूरा का पूरा किधर बनाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, पश्चिमी भारत में, इस हिस्से में। ठीक है, इस हिस्से में ज्यादा बनाया गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा बनाया गया, जो कि गुजरात से लेकर के केरल तक था। यानी इसको और भी कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन सुनिए आप लोग, कहेगा कि स्टार्टिंग पीरियड में है ना, जब पुर्तगाली आए तो कौन से तटों पे अपने साम्राज्य का विकास किए या साम्राज्य को बढ़ाएं, तो आपको बताएं कि सौराष्ट्र तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट, है ना। तो इस तरीके से पूछे अगर आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मालाबार कोस्ट जो केरल का क्षेत्र था वहां पर पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व बनाया और उसको फिर आगे बढ़ाया। और आगे कैसे बढ़ाया तो सबसे पहले मालाबार तट, उसके बाद कोंकण तट जो कि गोवा वाला हिस्सा है उसको पकड़ लिए ये लोग, और फिर गुजरात का दीव, बसीन, सलसीट। देखिए हालांकि बसीन और सलसीट आइलैंड जो है उसी पे मुंबई स्टैब्लिश है, यानी कि मुंबई वहीं पे है। तो आप कह सकते हैं कि बसीन आइलैंड या सलसेट आइलैंड ये सब जो है ये तो महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, बट दीव की अगर हम बात करें तो दीव तो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात के आसपास का है। क्योंकि अगर ऐसे आप देखें तो दमन दीव जो है वो एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गुजरात का हिस्सा है, वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग क्षेत्र है। ठीक है, बट अगर कहें कि किसके नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि गुजरात के आसपास का क्षेत्र है दमन दीव। तो दीव जो है वो पुर्तगालियों ने फिर हड़पा, उनको गिफ्ट में मिला था, है ना। आपको पता होगा ये बात कि उस समय का जो गुजराती रूलर था बहादुर शाह, वो इन लोगों को गिफ्ट दिया था हुमायूं से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। नीनो दा कुन्हा से वो नौसैनिक सपोर्ट मांगा था, नवल सपोर्ट मांगा था, और अगर जब नीनो दा कुन्हा उसको सपोर्ट किया तो फिर वो उसको गिफ्ट दे दिया दीव को। दीव को बोला कि भाई दीव तुम रख लो। दीव सिटी को किसको गिफ्ट में दे दिया, नीनो दा कुन्हा जो था वो गुजरात के रूलर बहादुर शाह का मदद किया। किसके साथ, लड़ाई में, हुमायूं के अगेंस्ट लड़ाई हो रहा था जब, तो हुमायूं के अगेंस्ट जाके नीनो दा कुन्हा किसका मदद किया, तो बहादुर शाह ऑफ गुजरात का। तो बहादुर शाह बोला कि भाई अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो हम तुमको दीव जो जगह है मेरे पास वो तुमको दे देंगे, और वो दीव वो उसको दे दिया था। तो इस तरीके से गुजरात का वो हिस्सा उसके हिस्से में आया। और 1536 में हम लोग देखते क्या है कि नीनो दा कुन्हा ये लोग क्या करना शुरू किया, जरा सा देखिए, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में वर्चस्व भी बन गया। पश्चिमी भारत में पुर्तगालियों का वर्चस्व जो है वो एकदम तगड़ा वाला बन गया। मगर इसके साथ साथ एक और चीज हुआ, देखिए कभी भी अगर आप फेमस होने लगे, अगर आप ज्यादा पावरफुल होने लगे तो उसके साथ साथ देखिए पावर के साथ साथ आपको जो है कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, उसके साथ साथ जो है थोड़े बहुत झगड़ा भी, ये सब जो है मतलब दुश्मनी, पावर के साथ ज्यादा धीरे धीरे दुश्मनी भी बढ़ता चला जाएगा। ये भी बात एक सही बात है। तो अब हम लोग एक और बात समझते हैं कि ये जो पावर है इसके साथ साथ दुश्मनी कैसे बढ़ेगा, इसको समझते हैं। कि देखिए जब नीनो दा कुन्हा दीव को ले लिया, सब चीज कर लिया, 1534 से 36 के समय में, 34 में उसको गिफ्ट मिल गया, 36 में हुमायूं वापस चला गया। हुमायूं कहाँ चला गया, वापस चला गया। और जब हुमायूं वापस गया ना तो नीनो दा कुन्हा के मन में क्या, कि बहादुर शाह जो है, कौन है, बहादुर शाह, वो क्या है, वीक है, वीक रूलर है। और ये बहादुर शाह कौन है, गुजरात का शासक, तो ये तो वीक रूलर है ना। और हुमायूं चला गया था। तो ये नीनो क्या किया कि दीव के साथ साथ अगल बगल का जो क्षेत्र है, जैसे भावनगर, ये सब का जो क्षेत्र है, क्रैगनोर, माने
भावनगर गुजरात वाला, उसके अलावा कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों को ये हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंगलोर को हड़पा। ये कब का डेवलपमेंट है? 1536 से 37 का डेवलपमेंट है। ठीक है, इस क्रम में इसने क्या किया, भावनगर को हड़प लिया, क्रेगानोर को हड़प लिया, मैंगलोर को हड़प लिया। ऐसे केनानोर एक जगह है, केनानोर पहले से भी पुर्तगालियों के ही ये में था, कन्नूर जिसको हम कहते हैं केरल, तो वहां पे भी अपना वर्चस्व बनाया। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह को ये कमजोर आंका, और कमजोर आंक करके इन्होंने क्या किया, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये फैक्ट्री क्या होता है, कोठी लगाना। ठीक है, मतलब गोदाम जैसा, है ना, उस तरीके से फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाता, है ना। तो अब क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं कि जब नीनो ऐसा करना शुरू किया, तो आपको नहीं लगता है कि गुजराती जो लोकल पीपल थे, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि लोकल से लड़ाई हो गया था, किसका, पुर्तगालियों का, है ना। लोकल पुर्तगालियों को पसंद नहीं करने लगे थे। वहां के लोकल, गुजरात के लोकल। तो आखिर गुजरात के लोकल लोगों को पुर्तगालियों से क्या दिक्कत होने लगा, तो दिक्कत का कारण यही था कि नीनो वहां पे एक्सपेंशन करने लगा था, साम्राज्य बनाने लगा था, वहां पे वृद्धि करने लगा था, वहां पे पुर्तगाली बस्ती है, पुर्तगाली पॉपुलेशन। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के पॉपुलेशन बसा रहा था कि नहीं तुम लोग यहीं बसो, नहीं। मान के चलिए हम अगर कहीं पे फैक्ट्री खोल दे, हम अगर कहीं पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दे, तो फिर वहां पे हम ज्यादातर तो बिहार यूपी के ही लोगों को जो है वहां पे जॉब देंगे हम। इसका ये कारण नहीं है कि हम रीजनलिस्ट हैं, नहीं। इसका कारण ये है कि हम लोग जिसके साथ बड़े हुए हैं और जिन लोगों को हम पहचानते हैं, ज्यादातर वही लोग ना मेरे लिए काम करेंगे। तो उसी तरीके से पुर्तगालियों का जो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड था, जो कि गुजरात में उन लोगों ने अलग अलग फैक्ट्री स्टैब्लिश करना शुरू किया, गुजरात के भावनगर, इन सब क्षेत्रों में, राजकोट आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पे पुर्तगाली लोग ऑटोमेटिकली आने लगे जॉब करने के लिए। ठीक है, कोई ऑफिसर के पोस्ट पे, कोई चपरासी के पोस्ट पे, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो जब वो लोग आने लगे तो गुजराती लोकल का जॉब खतरे में पड़ा ना। फिर गुजराती लोकल का एक तरीके से समझिए तो जो पुर्तगीज जो सभ्यता थी, पुर्तगीज सभ्यता अलग सभ्यता थी और हम लोगों की सभ्यता जो थी वो अलग थी। तो गुजरातियों का पुर्तगालियों से कैसे पड़ता है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुर्तगाली कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। पुर्तगाली अगर आप देखें तो अंग्रेजों का जो क्रिश्चियनिटी था, अंग्रेज जिस क्रिश्चियनिटी को मतलब फॉलो करते थे, उसमें वो धर्मांतरण नहीं करवाते थे कि चलो भाई तुम कन्वर्ट कर लो, है ना, कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं करवाते थे उतना। बट अगर आप पुर्तगालियों का देखेंगे तो उन लोगों ने जमकर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया है, कन्वर्ट करवाया है, जबरदस्ती भी कन्वर्ट करवाया है, पीट पाट के भी, शादी करके, कैसे भी, मतलब हद तक, जिस हद तक वो जा सकते थे उस हद तक वो गए कन्वर्ट करने में, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में। और इस मेंटेलिटी के साथ अगर कोई आके रह रहा है तो जाहिर सा बात है कन्वर्जन मेंटेलिटी के साथ कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, है ना। क्योंकि आप एक और एग्जांपल देखिए, अंग्रेज कहाँ राज करते थे, आप खुद बताइए। तो अंग्रेज मान के चलिए बंगाल में, है ना। वैसे तो पूरा का पूरा बाद में यही लोग हड़प लिया, बट बंगाल में इनका प्रभुत्व ज्यादा था। स्टार्टिंग पीरियड की बात अगर हम करें तो बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में प्रभुत्व ज्यादा था। मगर वही अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो केरल, स्टार्टिंग पीरियड की बात हम कर रहे हैं, केरल में इन लोगों ने अच्छा खासा जो है अपना पकड़ बनाया। अब इन दोनों ही केस में आज के डेट में मैच करेंगे, आज के डेट में बंगाली लोग, बंगाली जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है ना। सभी लोग जो पहले थे वही है ना। क्या बंगाल में क्रिश्चियनिटी एकदम बूम किया कि अरे भाई बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए, वहां पे जोसेफ वोसेफ ये सब आने लगे, है ना। यहाँ के लोकल पीपल जिनका नाम बदल गया, जो कि ईसा मसीह को पूजने लगे, ऐसा नहीं है। बंगाली कल्चर अभी भी अच्छे से है, बंगाली कल्चर को कोई उतना ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, है ना। हिंदू मुस्लिम वहां पे पहले से भी रहते थे, तो अभी भी है। अंग्रेजों के आने से बंगाली कल्चर ऐसा नहीं है कि उसको जो है दबाया गया, वो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया, है ना। मगर अगर पुर्तगाली जब आए तो केरल में जो पॉपुलेशन था हिंदुओं का, मुसलमानों का, आज के डेट में भी अगर आप देखिए तो पॉपुलेशन में जो है चेंजेस है ना। और जो एथनिसिटी है उसमें क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा जो है बूम किया केरल साइड में। यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा हो गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने जबरन जो है धर्म का परिवर्तन या धर्मांतरण जरूर करवाया होगा। देखिए जबरदस्ती बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक आप समझ लीजिए तो आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। मैनिपुलेट करना, पीट के भी हम आपको धर्म चेंज करवा सकते हैं या अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो पीट करके तो कर ही सकते हैं, मारपीट करके, है ना।
तो बट मैनिपुलेट करके भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट करना जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारे जैसा इंसान जो है वो मेरे ही ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे हो, या फिर हम आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम में आपका मदद करके बाद में हम आपका यूज कर लें। तो ये सब जो चीज है ये मैनिपुलेटिव आइडियोलॉजी होता है। तो इस तरीके से भी पुर्तगालियों ने बहुत ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, तो अब आते हैं, हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि गुजराती लोकल का आखिर इससे लड़ाई काहे होने लगा। तो देखिए 1534 में बहादुर शाह गिफ्ट में दिया दीव को, हुमायूं गया, नीनो दा कुन्हा समझ गया बहादुर शाह बेवकूफ है, बहादुर शाह कमजोर है हमसे। नीनो दा कुन्हा जल्दी जल्दी जगह जगह पे फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया, हड़पना शुरू कर दिया, सैन्य अड्डा बेस कैंप्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया, अपने पुर्तगाली सैनिकों को जो है लगाना शुरू कर दिया। इस कारण से जो पॉपुलेशन था ना, है ना, तो पॉपुलेशन में एक उतार चढ़ाव हो गया जिसमें कि क्रिश्चियनिटी या पुर्तगीज पॉपुलेशन बढ़ने लगे या उनका पावर बढ़ने लगा, जो कि गुजराती लोकल्स के लिए खतरा था। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इन दोनों का झगड़ा हुआ, गुजराती लोकल वर्सेस पुर्तगीज। कौन से पुर्तगीज? जो गुजरात में प्रेजेंट थे। इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो बहादुर शाह गया बात करने किससे? इसके गवर्नर से, यानी नीनो दा कुन्हा से, पुर्तगाल के गवर्नर से, पुर्तगाल के वाइसराय से, जो भी कहिए। तो जब ये बात करने गया तो इसको बुलाया सब, और 1537 में एक जहाज पे बैठा के इसको वहां पे जो है जान से मार दिया। चाय में पिलाया होगा, जहर वहर दे दिया होगा, पता नहीं क्या किया, और इसको मार दिया। तो ये जो है इसका जो है मर्डर कर दिया गया बहादुर शाह का 1537 में। अब आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गुजराती आबादी जो लोग होंगे वो लोग परेशान हो गए होंगे इन लोगों से? बहादुर शाह को भी मार दिया, आपस में जैसे राजा से भी नहीं बन रहा है, उसके बाद जो है लोकल से भी काफी झगड़ा हो रहा है। तो कुल मिला जुला के बाद ऐसा हो गया ना कि एक तो इधर स्टेबिलिटी भी था, पश्चिमी भारत में अच्छा खासा ये लोग क्या हो चुके थे, रज बस गए थे, है ना, बट उसके साथ साथ यहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा भी था। तो झगड़ा को इग्नोर करके नीनो सोचा कि अब क्यों ना इधर चला जाए, है ना, अब इधर चला जाए। और तब एंट्री होता है पुर्तगालियों का पूर्वी भारत की तरफ, या पूर्वी घाट की तरफ भी कह सकते हैं, पूर्वी भारत ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी कह सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग ईस्टर्न इंडिया का कहानी। देखिएगा जैसे ही 1536 में आपका गेम शुरू होता है गुजरात में लूट खसोट का, यहाँ पकड़ लेते हैं, वहां रख लेते हैं, और वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। गुजराती लोकल्स पसंद करना बंद कर देते हैं। और आप देखेंगे कि 1536 में, यहाँ आ जाइए, 1536 में ही बंगाल में ये एक अपॉर्चुनिटी लेता है। वहां के शासक महमूद शाह को कहता है कि भाई हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रिविलेज दो, हमको एक आध गांव दे दो, वहां पे हम अपना काम कर सके, फैक्ट्री लगा सके। और उसका रिजल्ट क्या है कि चटगांव और सतगांव, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं सब कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र है, हुगली के आसपास का क्षेत्र है। तो 1536 जिस समय गुजराती लोकल से ये लोग झगड़ा कर रहे थे पुर्तगाली, उसी समय पूर्वी भारत के कलकत्ता में जाकर के और ये पुर्तगाली चटगांव और सतगांव पे अपना जो है फैक्ट्री लगाए। कब? 1536 में। तो पहला जो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों ने जो है पश्चिमी भारत के तरफ से पूर्वी भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो वो किधर बढ़ाया? तो चटगांव और सतगांव में, जो कि वहां के शासक जो थे बंगाल के महमूद शाह उस समय थे, वो इनको जो है अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है भाई हमको कुछ पैसा वैसा दे देना और तुम यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगा लो। अब आते हैं कि उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या किया, और पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत क्षेत्र में या पूर्वी तटीय इलाके में किन किन जगहों पे पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, फैक्ट्रीज बनाए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यहां देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम पूर्वी घाट को देखें तो ये एक बंगाल वाला रीजन हो जाएगा। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन की बात करें तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, गोदावरी के नीचे वाला हिस्सा, वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी का नीचे वाला हिस्सा कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और कहां तक? तो पूरे तमिलनाडु तक, ठीक है। यानी देखिए, थोड़ा समझिएगा, यहां देखिए, मान के चलिए ये गोदावरी नदी बह रही है, ये उड़ीसा में महानदी बह रही है। तो ये महानदी से गोदावरी का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये उड़ीसा का हिस्सा हो गया। ये जो हिस्सा है ना, ये नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और महानदी के ऊपर और हुगली के नीचे, महानदी के ऊपर और हुगली के नीचे जो हिस्सा है, हम इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं,
ठीक है, उत्कल कोस्ट या उत्कल तट, ठीक है। और ऊपर तो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा वो मैदान है, प्लेन एरिया है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न सरकार, और गोदावरी के नीचे आंध्र प्रदेश का हिस्सा और पूरा का पूरा तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये जो आपका हिस्सा पड़ता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम किस कोस्ट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे तो कुल मिला जुला के बात ऐसा है कि पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था, पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत क्षेत्र में पुर्तगालियों का वर्चस्व था गंगा के मैदान में या गंगा के डेल्टा क्षेत्र में, मैदान में कह के कहिए कि गंगा के डेल्टा क्षेत्र में था। कहाँ, चटगांव सतगांव, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, हुगली के आसपास का रीजन है ये। तो चटगांव और सतगांव में था, वहां पे इन लोगों ने अपना फैक्ट्री बनाया और उसके बाद एक लौता तट जहां पर पुर्तगालियों ने अपना जो है कोस्टल रीजन में जो है व्यापार बनाया या कोठी बनाया, वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह पूर्वी क्षेत्र में, वो कौन सा तट था, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में पुर्तगालियों ने अपने लिए व्यापार करने के लिए वहां पे क्या बनाया, जो है फैक्ट्रीज वगैरह बनाया। तो पूर्वी क्षेत्र का वो कौन सा तट था जहां पे पुर्तगालियों ने फैक्ट्रीज बनाया, कोरोमंडल तट। कौन सा तट था जरा बताइएगा, तो वो तट है कोरोमंडल तट। तो अब देखते हैं कि कोरोमंडल तट में पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आखिर गुजराती लोकल से, देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानने का कोशिश किए कि पुर्तगाली लोग जो कि इतने साल तक पश्चिम भारत में ही थे, अचानक से पूर्वी भारत की तरफ उन्होंने अपना रुख क्यों किया। तो उसका कारण है वहां के लोकल से भी नहीं पटने लगा, और दूसरा कारण एक और कि एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड था, यानी साम्राज्यवादी विचारधारा के थे ये लोग। कोई भी इंसान उधर हड़पा है, सब हड़प लिया, वहां स्टेबिलिटी आ गया, तो जाहिर सा बात है कि अब सोचेगा कि ठीक है तो अब इतना हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं, और उस चक्कर में इधर आया। तो देखिएगा कोरोमंडल कोस्ट में पूर्वी भारत में पुर्तगाली जो थे उन लोगों ने कहां कहां पे अपना ये बनाया। तो सबसे पहले तो गंगा के डेल्टा क्षेत्र में, है ना, स्टार्टिंग में कब, जब 1536 था, चटगांव और सतगांव, है ना। और अब हम लोग बात करेंगे कोरोमंडल तट पे कहां कहां बनाया। तो देखिएगा कोरोमंडल तट पे कहां कहां, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो पुलिकट झील के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये आंध्र प्रदेश के हिस्सा में भी है और तमिलनाडु के भी हिस्सा में है, दोनों ही जगहों पे ये है। तो पुलिकट में इन लोगों ने बनाया अपना एक फैक्ट्री। इसके साथ साथ मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे एक फैक्ट्री बनाया, और नागपट्टनम जो कि आपका वही आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले रीजन में ही पड़ता है ये। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है इस नागपट्टनम में फैक्ट्री नहीं, गोदाम जैसा रखे हुए थे, और ये बंदरगाह के तौर पर ये लोग इस जगह को यूज करते थे। नागपट्टनम का यूज किसके लिए करते थे, बंदरगाह के तौर पर करते थे। पोर्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे सामान वगैरह ला करके बेचते थे। तो यहाँ से कहाँ सामान बेचने जाते थे बताइएगा, तो यहाँ से जो सामान बेचा जाता था वो साउथ ईस्ट एशिया में बेचा जाता था। साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि मलक्का, मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस आपको नहीं पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में फिलीपींस एक मेंबर है ना। माने साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ना, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के राज्य हैं, राष्ट्र हैं, देश हैं, वे सारे लोग ग्रुप बना लिए हैं, और उसी ग्रुप का नाम आसियान है। तो फिलीपींस उसमें मेंबर है। इसका मतलब है फिलीपींस भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है ना। तो मनीला से व्यापार करते थे कौन, पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पे, कोरोमंडल तट पे एक बंदरगाह है, ठीक है। और उस बंदरगाह से ये क्या करते थे, फिलीपींस जाते थे, व्यापार करते थे। दूसरा सुनिए, और कहा जाते थे, मलक्का जाते थे। मलक्का क्या है भाई, तो आपको पता होना चाहिए, मलक्का स्ट्रेट जो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है ना। तो सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच में है। इसके अलावा तो यहाँ अगल बगल मलेशिया ये सब भी इसके आ जाता है। आप लोग अगर देखेंगे मलक्का स्ट्रेट को तो आसपास में आपको सबका मुंह नजर आ जाएगा, ब्रुनेई का, मलेशिया का, सिंगापुर का, थाईलैंड का भी नजर आएगा, इंडोनेशिया नीचे है। तो ये लोग इस क्षेत्र में भी ये लोग जाते थे। कौन बताइएगा, पुर्तगाली। कहां से,
भारत के पूर्वी तट के कोरोमंडल तट जो है वहां का नागपट्टनम बंदरगाह से, नागपट्टनम या नागपट्टनम बंदरगाह से केवल व्यापार के लिए उस क्षेत्र का यूज किया जाता था। नागपट्टनम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज किया जाता था बंदरगाह का। पुलिकट और मसूलीपट्टनम में इन लोगों का क्या था, फैक्ट्री था। चटगांव और शतगांव में क्या था, पूर्वी तट पे फैक्ट्री था। ठीक है, तो ये आपका हिसाब किताब है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि इन क्षेत्रों में, अगर हम देखें कि इन क्षेत्रों में आखिर वो व्यापार करते भी थे तो किस चीज का करते थे, क्योंकि अगर हम देखें पश्चिमी भारत में, तो पश्चिमी भारत में पुर्तगालियों ने जो व्यापार किया वो मुख्यतः मसालों का व्यापार था, है ना। केरल वगैरह में काली मिर्च ये सब का जो है व्यापार होता था। बट अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे किस चीज का व्यापार था बेसिकली, तो ये वस्त्र का व्यापार, क्लोथ का। ठीक है, सो क्लोथ्स को जो है ये लोग बेचते थे और उससे ही पैसा कमाते थे। यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों का काम चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पश्चिमी भारत में पुर्तगाली थे, जो पूर्वी भारत में पुर्तगाली ने अपना वर्चस्व बनाया, वो हम बता दिए। इसके बाद आप देखिएगा कि जिस तरीके से इधर साइड में, पश्चिमी भारत के साइड में पुर्तगालियों ने बस्ती बनाने की शुरुआत की, है ना। पुर्तगालियों ने क्या करा, बस्ती बनाने की शुरुआत करी। और उसके साथ साथ अल्बुकर्क कहता था कि भाई हिंदू महिला सबसे शादी करो, है ना, कहता था ना कि हिंदू महिला सबसे शादी करो। तो इससे क्या होगा, पुर्तगाली पॉपुलेशन बढ़ेगा और स्टेबल पॉपुलेशन बढ़ेगा, माने वो यहाँ बस जाएंगे तो बस्ती बन जाएगा। ठीक है, बट वो किस क्षेत्र में कह रहा था, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में। देखिए अल्बुकर्क के बारे में आप लोग एक चीज जान जाइए, वो कहा था कि हिंदू महिला से शादी करो, यानी कि लड़का लोग जो पुर्तगाल के हो वो लोग शादी करो, कोई पुर्तगाली लड़की यहाँ शादी मत करो। पहला तो ये बात इससे निकलता है। तो इससे आपको नहीं लग रहा है ये लोग कन्वर्जन वगैरह पे बहुत ध्यान देते थे, प्रमोट करना, ये सब फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, दूसरी बात समझिए, हिंदू टर्म, ये टर्म हिंदू, ये कुछ हिस्टोरियन इसको अलग तरीके से लेते हैं, कुछ हिस्टोरियन इसको अलग तरीके से लेते हैं। जैसा कि आपको एक बात बता दें कि हिंदू जो शब्द है ये इंडस के पूर्वी क्षेत्र को, इंडस का जो पूर्वी इलाका है, सिंधु नदी के जो पूरब का क्षेत्र है, उन सारे इलाकों को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस के इंडिया कहते हैं। और वहां बसे लोगों को क्या कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो, वहां बसे लोगों को हम हिंदू कहते हैं। तो एक तो हिंदू का मतलब ये भी होता है, तो हो सकता है अल्बुकर्क ये कह रहा हो हिंदू महिला से शादी करो, माने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की महिला से शादी करो, यानी कि जो इंडस नदी के इस तरफ है, इंडस नदी के पूरब में है, उन महिलाओं से शादी करो। एक तो ये बात हो सकता है। दूसरा बात, चूंकि अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाल से आया था और पुर्तगाली लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, तो ये भी हो सकता है कि अल्बुकर्क भी ये नहीं चाहता था कि कोई क्रिश्चियन मुस्लिम लड़की से शादी करे, और इसीलिए वो हिंदू एज इन रिलीजन के कंटेक्स्ट में बोल रहा था कि जो हिंदू रिलीजन है वैसी लड़कियां इंडियन सब कंटिनेंट की जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हैं उससे शादी करो। ठीक है, तो ये दोनों बात हो सकता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट कंटेक्स्ट जो भी हो, सोच के वो जो भी बोला हो, वो बोला क्या था, बोला था हिंदू महिला से शादी करो ताकि जो है पॉपुलेशन यहाँ पे परमानेंट हो जाए। बट किस क्षेत्र में, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में। तो पूर्वी भारत में भी बस्ती बसाना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिमी भारत का हिसाब किताब क्लियर किया है, पहले फैक्ट्री बनाया जाएगा, फिर मारा पिटी करके हड़पा जाएगा, फिर यहाँ पे बस्ती बनाया जाएगा। नहीं, पहले फैक्ट्री, फिर बस्ती, फिर मारा पिटी, है ना। फिर फैक्ट्री को क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन करवाएंगे, दुर्गीकरण करवाएंगे। सेम टू सेम इधर ही, सेम टू सेम इधर भी वही किया। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे भीख में बोला कि भाई हमको दीजिए चटगांव सतगांव, थोड़ा बहुत फैक्ट्री लगा लेते हैं। फैक्ट्री लगाने के बाद क्या किया, व्यापार स्टार्ट किया, नागपट्टनम बंदरगाह ले लिया, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोल दिया, और जो है आपका पुलिकट में फैक्ट्री खोल दिया। फैक्ट्री खोलने के बाद कई सारे पुर्तगाली आकर के यहाँ काम करने लगे, और काम करने के बाद कहा कि नागपट्टनम के पास में नीचे सैंथोम में, सैंथोम कहाँ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए समझ जाइए, चेन्नई। सैंथोम क्या है, चेन्नई है। ठीक है, तो सैंथोम में परमानेंट पुर्तगाली बस्ती बसाया ये लोग। ठीक है, यानी पश्चिमी भारत में, कोचीन में तो ये सब चल ही रहा था कि यहाँ पे शादी करके किसी भी तरीके से यहाँ पे परमानेंट पुर्तगाली बस्ती बसाओ। तमिलनाडु क्षेत्र जो है सैंथोम, तमिलनाडु क्षेत्र में भी
पश्चिमी भारत को छोड़ के पूर्वी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में सैंथोम में भी इन लोगों ने पुर्तगाली बस्ती बसाया, बट कब? कुन्हा के समय में और उसके बाद के टाइम में, ठीक है, तो सैंथोम में। तो ये भी एक पूर्वी भारत का स्ट्रेटेजी था, है ना। जैसे इधर ये लोग किया, पश्चिमी भारत में किया कि पहले क्या करो भाई, तो फैक्ट्री बना लो, फैक्ट्री बनाने के बाद अपने लोगों को बुला लो, बुला के यहाँ पे बसा बसी खेलो कि हम लोग बस जाते हैं यहीं पे, और फिर जो है लोगों को कन्वर्ट भी करो साथ के साथ, और फिर जो है झगड़ा करना स्टार्ट करो और अपने इलाकों को किलेबंदी कर दो। किलेबंदी करना माने सेना वगैरह लगा देना, जो तोप वगैरह से जो है चारों तरफ घेर लेना। वैसे तो इधर पहले ये लोग क्या किए, सबसे पहले इधर भी फैक्ट्री लगा लिए भीख मांग करके, फिर सैंथोम बस्ती बसा लिए, और अब क्या करेंगे 16वीं सदी के बाद हम लोग देखते हैं और देखेंगे आप कि 1536 का जमाना जो भी हो, 1536 का जमाना जो भी हो, 1555, 56 ये सब जो जमाना चल रहा था, इस समय मुगल एम्पायर एक बहुत ही माने इंपॉर्टेंट शासक बन गया। और वो कौन था? मुगल एम्पायर अपना वर्चस्व हासिल कर रहा था इस समय ना, 1555 के बाद में अकबर आ गया यहाँ पे, और अकबर के आने के बाद इन लोगों का दाल गल नहीं रहा था पूर्वी क्षेत्र में, है ना। अकबर के आने के बाद ये लोग चाह के भी फोर्टिफिकेशन नहीं करवा पा रहे थे, मतलब किलेबंदी नहीं करवा पा रहे थे, तो इसी वजह से ये लोग पूरे 16वीं सदी तक चुपचाप से बैठे रहे। पुर्तगाली पूरा का पूरा 1536 के बाद से 1605 तक चुपचाप से मुंह बंद करके बैठे रहे। इस साइड में किसी भी तरीके का किलेबंदी वो नहीं कर पाए। कारण ये था कि इनका जो मतलब इनका समझ लीजिए तो इनका भी बाप था वो अकबर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से वो बहुत पावरफुल था, तो इन लोगों को डर था कि हटा देगा तो जो भी पैसा वैसा आ रहा है वो सब भी चला जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये लोग चुपचाप से बस मौन होकर के बैठे रहे, और इधर फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ कब तक? 1605 तक, यानी अकबर के टाइम पीरियड अकबर के टाइम पीरियड तक आप देखेंगे 1536 के बाद से, 1536 के बाद से तो ये लोग इधर आए ही पूर्वी क्षेत्र में, और उसके बाद से आप देखेंगे कि इन लोगों ने फैक्ट्री बनाया, बस्ती बसाया, बट उसके बाद अकबर पावरफुल होने लगा, मुगल एम्पायर जो था वो वर्चस्व उसका बढ़ने लगा, तो ये लोग चुपचाप से बैठ गया कि अब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी नहीं हो सकता है। तो पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत में किलेबंदी तो आसानी से कर लिया, बट पूर्वी भारत में ये लोग अपना सैन्य वर्चस्व उतना ज्यादा नहीं बना पाए, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब अकबर आ गया तो अकबर जो है इन लोगों को गिफ्ट में दिया था एक एरिया, जिस एरिया का नाम है हुगली, ठीक है। अकबर इन लोगों को गिफ्ट में एक एरिया दिया था जिस एरिया का नाम क्या है? हुगली। कब ये एरिया इन लोगों को दिया था? 1579 में। देखिए हुगली क्या है? हुगली वो क्षेत्र जहां पे पानी पानी इलाका, किचकिच वाला इलाका है ना, कीचड़ वाला क्षेत्र, वो अकबर इन लोगों को दिया था। और यहाँ से ये लोग नमक पे अपना बहुत ज्यादा जो है पुरजोर व्यवस्था बनाए थे, नमक पे अपना एकाधिकार बना लिए थे 1579 के समय। तो अकबर के टाइम पीरियड में बस इनको इतना ही फायदा हुआ था कि नमक वाला क्षेत्र में ये थोड़ा फ्लरिश किए थे, ठीक है। तो व्यापार से रिलेटेड जो आपका जितना भी बात था पुर्तगालियों को लेकर के वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और मगर एक और बात बताएं, अकबर हुगली भी दिया था ना तो वो पागल नहीं था। बाकी जितने भी रूलर हुए तो अकबर, अशोक, ये लोग ऐसे रूलर हुए जो कि बहुत पावरफुल थे, बहुत दिमाग से तेज थे, है ना। तो बाकी रूलर जी जो भी सोच के देते होंगे कि हमको 500 दे देगा हमको फायदा हो जाएगा, इतना गधा ये था ही नहीं कि 500 और 4000 और 5000 रुपया के लिए मतलब कुछ करता। इसका सोच बहुत बड़ा था। जब अकबर के धार्मिक नीति या पुर्तगालियों की धार्मिक नीति को हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 1579 में अकबर हुगली को क्यों दे दिया पुर्तगालियों को, ठीक है। तो पुर्तगालियों की धार्मिक नीति ये सब जब खत्म होगा, जैसे ये वाला टॉपिक तो अब खत्म हो गया, पूर्वी घाट में किस तरीके से बढ़े ये लोग, क्या क्या कारण था कि ये पूर्वी घाट की तरफ या पूर्वी भारत की तरफ बढ़े, है ना। और पश्चिमी क्षेत्र में किस तरीके से इनका बढ़ाव हुआ और किस तरीके से ये काम करते थे, कहीं भी जाते थे तो कैसे फैलते थे। सबसे पहले बिल्डिंग बनाते थे, फैक्ट्री बनाते थे, फैक्ट्री बनाने के बाद अपने लोगों को बुलाते थे जल्दी आओ, है ना, और फिर कहते थे बसा जाए। बसने के बाद जब अपना पॉपुलेशन बड़ा अच्छा खासा अमाउंट में जमा कर लेते थे तब झगड़ा लड़ाई शुरू करके और किलेबंदी करते थे। तो वो सारा चीज हम लोग देख लिए, इनका स्ट्रेटेजी समझ लिए हैं हम लोग। और अब हम लोग अगला जो देखेंगे कि आखिर ये सब जो व्यापार चलता था तो इसमें आयात क्या करते थे, निर्यात क्या करते थे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या बिजनेस था, इनका बिजनेस मॉडल कैसा था वो देखेंगे। फिर हम लोग धार्मिक नीति को देखेंगे। फिर आगे जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कभी तो मुगलों ने कुछ चीज छीन लिया इनसे,
तो कभी डचों ने भी इनसे बहुत सारा जो एरिया था इनका, जो ये हड़पे थे, वो सब छीन लिया। कभी अंग्रेजों ने इनको धोया। तो धीरे धीरे करके पुर्तगाली धो धा के घर से, यहाँ से मतलब भारत से अपना इनका वर्चस्व खत्म हो गया और ये अपना छोड़ छाड़ के भागे। हालांकि ये सबसे लास्ट में गए हैं, पुर्तगाली भारत को छोड़ने वाले सबसे लास्ट विदेशी लोग हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग देखते रहेंगे और ये वाला बात तो लूसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में, जो इस चैनल पे, इसको पढ़ने के बाद आप लोग स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ा कीजिए। स्पेक्ट्रम पढ़ने से आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगा क्योंकि देखिए स्पेक्ट्रम में तो दिया रहता है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। स्पेक्ट्रम में बड़े अच्छे से सारा चीज समझाया रहता है, समझाया नहीं रहता है, वो लिखा रहता है। ठीक है, बट वो कोरिलेट नहीं करता है कि आखिर गया तो अचानक से पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट क्यों भाग गया, है ना। ये सोचना होता है हम लोगों को कि उधर क्यों भागा। और फिर दूसरी बात आप समझिए, पश्चिमी घाट में दुर्गीकरण आराम से कर लिया, तुरंत फोर्टिफिकेशन किया। ये लोग आया, पिटपाट के तुरंत फोर्टिफिकेशन कर लिया, बस्ती बना लिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। पूर्वी घाट में इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? तो इसके पीछे भी कारण है कि पूर्वी घाट में ये लोग चुपचाप से कैसे रह गया। ये लोग इतना मतलब 36 साल 37 साल वेट करता, 36 साल 37 साल क्या 1536 से आप जोड़ लीजिए 1600 तक, उतना 1605 ईस्वी तक ये लोग वेट किया चुपचाप से। उसके बाद थोड़ा बहुत फोर्टिफिकेशन ये लोग शुरू किया और तब तक डच पीटना ही शुरू कर दिए, तो इनका जो है पतन शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कई कारणों को देखे कि पुर्तगालियों का किस तरीके से जो है एक्सपेंशन हुआ, क्या उनका दिमाग में चल रहा था। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर यहाँ से वहां भाग के क्यों गया, ये किया तो क्यों किया, अकबर गिफ्ट दिया तो क्यों दिया। हालांकि अकबर गिफ्ट जो दिया वो क्यों दिया, ये हम लोग समझेंगे धार्मिक नीति जो पुर्तगालियों का पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो यहीं पे अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। इसके अलावा बाकी देखिए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन वगैरह ये हो सके तो हम जरूर डालेंगे। और बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम है हम उसको सोच रहे हैं कि उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएं, मगर उसके लिए देखिए डाल दिए तो ठीक है, बट हमको खुद से ही बहुत कम उम्मीद है कि बहुत ठंडा रहता है, हमसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी आ रहा है अगर आप लोग को पसंद आए तो देखिए, समझाते तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम एकदम कोरिलेट करके समझाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।